हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हमने जो है यूनिट स्टार्ट कर दी थी प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी की हमने ये यूनिट जो है स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 सेशन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक सी बातें स्टडी की थी। ठीक है, तो हमने वाटर जो टॉपिक है ये कवर कर लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, लाइट की वेवलेंथ, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए थे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि है हमारा क्लोरोफिल। लेकिन बच्चों, डायरेक्टली क्लोरोफिल पे आने से पहले हमें समझ में आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। तो ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट में। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट सेल में। प्लांट सेल में। और ये प्लांट सेल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। तो सबसे पहले ये क्लोरोफिल को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा इस प्लांट सेल के बारे में। इस प्लांट सेल के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और क्लोरोप्लास्ट के बाद फिर हम आएंगे क्लोरोफिल को स्टडी करने के लिए। तो सीक्वेंस में हम जाएंगे ताकि हमें समझने में थोड़ा इजी रहे, ना कि हमें रट्टा लगाना पड़े। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने एक छोटा सा प्लांट लिया। ठीक है, छोटा सा हमने एक प्लांट लिया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया? प्लांट का जब इतना सा पोर्शन, प्लांट का जब ये वाला पोर्शन हमने जब माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, जब हमने इतना पोर्शन ऑब्जर्व किया, तो हमें वहां पे क्या मिला बच्चों? कि जो सबसे अपर लेयर होती है प्लांट सेल की, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसे कहा जाता है क्यूटिकल। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे जो लेयर होती है दैट इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। इसको क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। लिख लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे समझने के लिए। इसके बाद एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है बच्चों, ये होती है ग्रीन कलर की सेल्स। ठीक है, ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं। इनको पैलिसेड सेल भी कहा जाता है। पैलिसेड सेल भी कहते हैं इन्हें। तो हमने क्या किया? सिंपली यहाँ से एक पैलिसेड सेल को, सिंपली यहाँ से हमने क्या किया? सपोज ये एक सेल है, पैलिसेड सेल है। इसको हमने क्या किया? इसको और जूम किया और स्टडी किया। ठीक है, इतने से सेल को हमने क्या किया? यहाँ पे स्टडी किया। तो हमें क्या देखने को मिला? हमें क्या देखने को मिला वहां पे? कि जो प्लांट सेल है, सिंपली इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये क्या है? सपोज ये उतना सा ये वाला सेल है जो हमने यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिया है। तो ये सेल है हमारा ग्रीन सेल। तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बच्चों, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है प्लांट सेल की, क्योंकि ये प्लांट से लिया गया है तो ये कौन सा सेल होगा? प्लांट सेल होगा। ठीक है, तो ये वाला सेल हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है इस सेल की, इसको कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है बच्चों मेजरली सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? तो सिंपल समझे तो हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम काम करता है, हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप देने का काम करता है, प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है, वही प्लांट्स के केस में ये स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी प्लांट्स के लीव्स का एक शेप है, प्लांट्स के स्टेम का एक शेप है। तो वो शेप किसकी वजह से है? क्योंकि हर सेल में सेल वॉल वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ये सेल वॉल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं इनर लेयर की अगर हम बात करें तो बच्चों, इनर लेयर को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर कई कई बार इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो दोनों ही नाम जो है हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल में। ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होते हैं ईआर, अलग कलर से दिखाते हैं इसको। न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होते हैं हमारे ईआर। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट होता है यहाँ पे दैट इज दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इन सबसे ज्यादा अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम ज्यादा स्टडी करेंगे, ज्यादा फोकस हमारा उस पर रहेगा। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को दिखा देते हैं। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट के बेसिक से स्ट्रक्चर को अगर समझने की कोशिश करें तो क्लोरोप्लास्ट की 2 मेम्ब्रेन होती है। दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ये स्पेस देख रहे हो, तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है बच्चों, इसी स्पेस को कहा जाता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। दैट इज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ये क्या है? दिस इज हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमने डिस्कस कर ली। एक बार थोड़ा अच्छा इसको एक बार थोड़ी अच्छे से और समझ लेते हैं। तो ये क्या है? दिस इज सिंपली ए प्लांट है हमारे पास। प्लांट को हमने क्या किया, इतना सा पोर्शन जब हमने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, जब इसको देखा हमने, तो हमें यहाँ पे क्या दिखी? आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर है पैलिसेड सेल की लेयर। पैलिसेड सेल में जब हमने एक सेल को ऑब्जर्व किया तो हमें क्या दिखा वहां पे कि सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थे, लेकिन हमारा मेन कंसर्न किस पे है? इस क्लोरोप्लास्ट पे। तो हमने क्या किया, इस क्लोरोप्लास्ट को और जूम करके देखा तो वहां पे हमें दिखी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी इतना ही जान लो। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड जो उन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो अगर हम डिस्कस करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट ये जो टर्म है ये फर्स्ट टाइम कॉइन किया था एडवर्ड स्टीसबर्गर ने। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म कॉइन किया था। कौन सा टर्म? सो दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसा हुआ, क्लोरोप्लास्ट सेल में कैसे आए, तो इसको जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है दैट इज नोन एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों पे ही एप्लीकेबल है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसा माना गया बच्चों कि जो हमारे प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल थे, ठीक है, सेल्स जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, दैट इज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। जो भी प्रिमिटिव सेल्स है हमारे उनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक्स। प्रो मतलब होता है बिफोर कैरियोटिक, कार्यो मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, वहीं यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है ट्रू एंड कार्यो मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के बाद फॉर्म हुए, बाद में बने, दे आर नोन एज यूकैरियोटिक। वहीं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले के हैं दे आर नोन एज प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा माना गया बच्चों कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है ये पहले कैसे थे? ये एरोबिक बैक्टीरिया थे। ऐसा माना जाता है कि ये एरोबिक बैक्टीरिया थे। और फिर क्या हुआ बच्चों, सपोज यहाँ पे अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये क्या है, ऐसा मान लो कि ये क्या है ये है हमारे प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल। तो ये क्या है? हमारे प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल कंसिडर कर लो। तो ये क्या है? ये सेल के मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे ऐसा माना गया कि सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? यहाँ पे इसको अलग कलर से दिखाते हैं। सो ऐसा मान लो कि ये क्या है हमारे पास, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एरोबिक बैक्टीरिया था ऐसा माना जाता है, और ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को और इस क्लोरोप्लास्ट को इंजेस्ट कर लिया, एनगल्फ कर लिया, खा लिया। ठीक है, तो ये कैसा होगा, फिर कैसा होगा खाने के बाद, कैसा दिखेगा ये खाने के बाद? सो इट विल लुक लाइक, ये क्लोरोप्लास्ट को खा लिया और ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी खा लिया। इसको हम थोड़ा और अच्छे से दिखाते हैं। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये जो मेम्ब्रेन है ये पिंच ऑफ हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर फिर कैसा बनेगा? सो इट विल बी, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे समझने आने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। सो ये कैसे बनेगा? दिस विल बी माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो अभी अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो बच्चों ये जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की हो या फिर क्लोरोप्लास्ट की हो, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन क्या है? सो ये यूकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन से बना है। ये वाला क्या है? यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होगी, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की हो चाहे क्लोरोप्लास्ट की हो, आउटर मेम्ब्रेन जो है
उसका ओरिजिन क्या है, तो दैट इज यूकैरियोटिक इन ओरिजिन। वहीं इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन ऐसा माना गया एरोबिक बैक्टीरिया थे, तो इनर मेम्ब्रेन कौन सी होगी, प्रोकैरियोटिक होगी ओरिजिन में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होगी ओरिजिन में। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मोस्ट लेयर की ओरिजिन क्या है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, तो आउटर कवरिंग जो है दैट इज यूकैरियोटिक इन ओरिजिन। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट, ये है एक हमारे एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट। फिर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग हुई, मेम्ब्रेन में बहुत सारी इनफोल्डिंग हुई और यहाँ से ये पिंच ऑफ होते गए, टूटते गए, ठीक है। जो इनफोल्डिंग थी वो ब्रेक होती गई, पिंच ऑफ होती गई, उस मेम्ब्रेन से डिटैच होती गई। और उसके बाद उसने क्या किया, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन की और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन की। वही यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट थे, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। तो इस सेल ने क्या किया, उनको एनगल्फ कर लिया, इंजेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि ये जो बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, वो कहाँ पे आ गए, इनसाइड द सेल आ गए। और ऐसे धीरे धीरे करके किसकी इवोल्यूशन हुई, सो यूकैरियोटिक सेल की इवोल्यूशन हुई, फॉर्मेशन हुई। तो बच्चों जब ये चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, एरोबिक बैक्टीरिया हो, तो जब ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आए, अटैच हुए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनके पास डीएनए था, इनके पास खुद के जीन से डीएनए था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही यूकैरियोटिक सेल ने इनको एनगल्फ किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनका लॉस ऑफ फंक्शन। विद टाइम इवोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने फंक्शंस को, कुछ फंक्शंस को, सारे के सारे नहीं बच्चों, कुछ फंक्शंस को लूज करना शुरू कर दिया, उनके फंक्शन लॉस्ट होते गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनके फंक्शन जो है वो लॉस होते गए। तो इनके पास डीएनए तो है, इनके पास जीन तो है, अगर इनको सर्वाइव करना है, क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉपरली वर्क करना है, तो इसको अपने जीन के साथ साथ, इनके खुद के जीन के साथ साथ, यहाँ पे न्यूक्लियर जीन पे भी डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अपने प्रोटीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन टोटली इनको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए इनको किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, न्यूक्लियर जीन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से, इसी कारण से क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो उसी कंटेक्स्ट में बात करेंगे। लेकिन जो आपकी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो दोनों पे एप्लीकेबल है, माइटोकॉन्ड्रिया पे भी और क्लोरोप्लास्ट पे भी। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से बच्चों क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस। यानी कि ये जीन्स तो बना सकती है, ये थोड़े थोड़े जीन्स तो बना सकती है, सर्वाइव तो कर सकती है, लेकिन अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए इसको डिपेंड रहना पड़ता है न्यूक्लियर जीन के ऊपर। तो आई होप एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है आपको समझ में आया होगा, कि जो पहले हमारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, क्लोरोप्लास्ट भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी, यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया, उनको इंजेस्ट किया, एनगल्फ कर लिया। और जिसकी वजह से जो उनकी आउटर मेम्ब्रेन जो है उसका ओरिजिन यूकैरियोटिक है, और इनर मेम्ब्रेन का जो ओरिजिन है दैट इज प्रोकैरियोटिक। इसके अलावा कौन कौन से सिग्नल्स है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इनका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है, तो उसके बारे में भी हम आगे के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे कुछ फंक्शंस जो थे क्लोरोप्लास्ट के, उसने अपने फंक्शंस लॉस्ट कर लिए। तो ऐसे टाइप की इवोल्यूशन जिसमें विद टाइम लॉस होता है फंक्शन का, ऐसे टाइप की इवोल्यूशन को बोला जाता है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। वहीं अगर विद टाइम यहाँ पे क्या होता, अगर न्यू फंक्शन एड ऑन होते, नए नए फंक्शंस अगर वो ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता, तो ऐसे टाइप के इवोल्यूशन को बोला जाता है प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन मतलब ऐसा इवोल्यूशन जिसमें देयर इज लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि किसी भी एक फंक्शन का लॉस हो रहा है। तो जैसे हमारी पहले टेल थी, अब नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फंक्शन का लॉस हो गया। तो हमारी जो इवोल्यूशन है दैट इज रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले कि ये जो है, ये एक स्पेशल टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, एक स्पेशल टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल में, जो ऐसे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं। ऐसे ऑर्गेनेलीज को बोला जाता है प्लास्टिड्स, ठीक है। तो हमारे जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक टाइप के, एक स्पेशल टाइप के प्लास्टिड्स ही है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस क्यों है, क्योंकि इसके पास इसका डीएनए तो है, इसके पास इसका डीएनए तो है। डीएनए कैसा है इसका वो भी बताएंगे आगे, इसके पास जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चों तब।
तो इसके पास इसका डीएनए तो है, और वो डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन भी करेगा, आरएनए जो है प्रोटीन्स की फॉर्मेशन भी करेगा। लेकिन जो भी फंक्शंस इसको परफॉर्म करने हैं, सारे के सारे फंक्शन जो एक क्लोरोप्लास्ट को परफॉर्म करने पड़ते हैं या फिर परफॉर्म करने होते हैं, वो सारे जीन्स क्लोरोप्लास्ट के उसके पास प्रेजेंट नहीं होते, सो इट हैज टू डिपेंड ऑन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे उसको किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, अगर उसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी है या फिर उन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करनी है, यहाँ पे उसको अगर उन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करनी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट को डिपेंड रहना पड़ेगा न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, ऑल्दो क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए प्रेजेंट होता है, वो डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, लेकिन सारे के सारे जीन्स जो क्लोरोप्लास्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे जीन्स इसके पास प्रेजेंट नहीं होते। इसी वजह से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसको किस पे डिपेंड करना पड़ता है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए इस टाइप की ऑर्गेनेली को बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो भी हमारा सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। इसके अलावा दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट का नंबर अभी कितना होगा किसी भी सेल में, ये डिपेंड करता है, सेल टू सेल पे डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स की कितनी है इस पे भी डिपेंड करता है, लाइट इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो है, नॉर्मली सेल में होता है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज अराउंड 10 to 100 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं हर एक सेल में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अगर ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है हमारी, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। बच्चों अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हमने प्लांट लिया था, प्लांट में से हमने ग्रीन सेल पिक किया था, ग्रीन सेल में हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, तो उसी क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम थोड़ा जूम करके उसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है, ये वाली जो स्पेस प्रेजेंट होगी, दैट स्पेस इज नोन एज, क्या कहा जाता है बच्चों इसको, दिस इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इसको बोला जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, समझाने जैसा बहुत कम है इस क्लास में, इस यूनिट में, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो याद करनी पड़ेगी। सो जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं हम, दैट इज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, प्लास्टिडियल, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। वही अगर यहाँ पे बात करें हम आउटर मेम्ब्रेन की, तो आउटर मेम्ब्रेन पे कुछ प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम कहते हैं पोरीन प्रोटीन्स, दे आर नोन एज पोरीन प्रोटीन्स। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं पोरीन प्रोटीन्स। वहीं अगर क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन के बाहर वाला अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, तो ये वाला जो रीजन है दे आर नोन, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा, सो दैट इज साइटोप्लाज्म। ये क्या है, सो दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो पोरीन प्रोटीन जो है बच्चों अलाउ करता है H+ आयन की एंट्री एंड एग्जिट को, H+ आयन की एंट्री एंड एग्जिट को पोरीन प्रोटीन अलाउ करता है। तो जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में जो भी H+ आयन है वो कहाँ आ सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन से अंदर आ सकते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस के बीच में। लेकिन वही ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में कोई भी पोरीन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, H+ आयन आएंगे साइटोप्लाज्म से, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस में रहेंगे, फिर चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन होता है यहाँ पे, इतना कुछ बातें होती है, ये समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का पीएच होगा, वही पीएच जो है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस का भी होता है, क्योंकि हमें पता है पीएच जो है उसका इनवर्स रिलेशन होता है H+ आयन के साथ। तो जितना पीएच, जितना H+ आयन ज्यादा होगा, उतना ही पीएच क्या होगा, उतना ही पीएच कम होगा। तो साइटोप्लाज्म का पीएच एंड पेरीप्लास्टिडियल का पीएच सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन इजिली एंट्री और एग्जिट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन जो है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन की थोड़ी सी इनफोल्डिंग्स हो जाती है, और इन फोल्डिंग्स की वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन होती है फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की, जिन्हें कहा जाता है थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। तो ये थाइलाकॉइड जब एक दूसरे के साथ एक स्टैक में प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जब इनको अरेंज किया जाता है, ऐसे बंच में प्रेजेंट होते हैं, उस टाइम पे बच्चों इन्हें कहा जाता है ग्रेनम, उस टाइम पे इन्हें कहते हैं ग्रेनम। ठीक है, दे आर नोन एज ग्रेनम।
सपोज ये एक ग्रेनम है एंड दिस इज सेकेंड ग्रेनम, ठीक है, ये 2 ग्रेनम है यहाँ पे। तो वैसे जब बहुत सारे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं सो दे आर नोन एज ग्रेना। 2 ग्रेनम को कनेक्ट करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? सो जो कनेक्ट करने का यहाँ पे काम कर रहा है दैट इज नोन एज क्रेट चैनल। इसे क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज क्रेट चैनल। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है? क्रेट चैनल। इसके अलावा जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। नॉर्मली जो है बच्चों, नॉर्मली जो है लीनियर डीएनए पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। वहीं क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ से हमें 2 एविडेंस मिलते हैं। किस चीज के बच्चों? 2 एविडेंस मिलते हैं हमें कि जो क्लोरोप्लास्ट है दैट वाज प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। कैसे? 2 रीजन क्या है उसके? पहला तो हो गया, पहला रीजन क्या हो गया कि आउटर मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक है, वहीं इनर मेम्ब्रेन जो है क्लोरोप्लास्ट की दैट इज प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। ये एक रीजन हो गया। इसके अलावा हमने पढ़ा कि यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जबकि नॉर्मली यूकैरियोट्स में जो है वो लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन इस केस में यहाँ पे कौन सा है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम राइबोसोम की बात करें तो इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। वहीं प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं 80s राइबोसोम। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि जो मेम्ब्रेन है एक यूकैरियोटिक ओरिजिन में है, एक प्रोकैरियोटिक में है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, जबकि नॉर्मली यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। वहीं बात करें राइबोसोम की तो इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 70s राइबोसोम है। तो ये कुछ एविडेंस है जो हमें बताते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन था दैट वाज प्रोकैरियोटिक। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, सारी चीजें यहाँ तक समझ में आई होगी। और यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म था, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन जिसको कवर करके रखती है, दैट फ्लूइड इज नोन एज स्ट्रोमा। दैट फ्लूइड इज नोन एज स्ट्रोमा। उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। वहीं अगर इन थाइलाकॉइड की बात करें, सो दिस इज थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ये सपोज एक थाइलाकॉइड है तो यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट होगा, ये इतना जो स्पेस प्रेजेंट होगा, दैट स्पेस इज नोन एज ल्यूमेन। इस स्पेस को क्या कहा जाता है? ल्यूमेन कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जैसे जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे और एक एक स्ट्रक्चर, एक एक पॉइंट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक एक पॉइंट उठा के इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आज के सेशन में जो भी पढ़ा है क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।